नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत महंगाई और उनके खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे को लेकर राजभवन के बाहर धरना देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उनको पहले ही रोक लिया। हरीश रावत ने सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्ण रूप से सरकार विफल हो गई है, जिससे जनता पूरी तरह से त्रस्त है। तो हरीश रावत पर जो मामला कल दर्ज हुआ था सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन का, उसको लेकर आज राजभवन पर धरना देने जा रहे थे हरीश रावत, लेकिन पुलिस ने उनको बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। नहीं तो फिर मुझे गिरफ्तार चलो सर उस इस पेड़ की तरह अच्छा है सर। एक सर प्लीज सर एक देख सर ये है तो सर लेफ्ट में सर। एक बात याद रखना सर, हाँ, किसी को बाद सर में परेशानी न हो, आपसे निवेदन है क्योंकि मैं जाऊंगा तो अकेले धरना दूंगा, ताकि लोकतंत्र की जिस तरीके से उत्तराखंड में हत्या हो रही है उसके प्रति लोगों का ध्यान जाए, लोगों की आवाज़ बुलंद हो। आज जब मैं हाथी बड़कला हो करके पैदल आया हूं तो मुझे विजयनगर पुल पर रोक दिया गया है और मैंने इनको मैसेज भी कर दिया था कि पुल को पार करके एक छायादार पेड़ के नीचे मैं बैठूंगा। पेड़ भी मैंने इंगित कर दिया था, केवल 50 मीटर की दूरी पर है। और मुझे लगता है कि ये सरकार ये चाहती है कि हरीश रावत सत्याग्रह करते हुए अपने प्राण दे दे। हरीश रावत लगातार राज्य सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। आज उनका दूसरा दिन है और आज भी उनका धरना लगातार जारी है राज्य सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। आप देख सकते हैं कि उनको राजभवन जाना था, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उनको पहले ही रोक लिया है, लेकिन अब वो धरने पर बैठे हैं। हालांकि ये मान जरूर रहे हैं कि पूर्ण रूप से उनका सांकेतिक धरना है, कोई भी उनके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से लगातार महंगाई के विरोध में हरीश रावत त्रिवेंद्र सरकार पर हमलावर है, उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि अब पूर्ण रूप से हरीश रावत जमकर सरकार पर बरस रहे हैं। और कल भी उन्होंने अपना विरोध महंगाई के खिलाफ बैलगाड़ी पर बैठकर जताया रायपुर क्षेत्र में। हालांकि उन पर और उनके 20 सहयोगियों पर मुकदमा दर्ज किया गया, कोरोना के चलते उल्लंघन किया गया। उसको लेकर आज पूर्ण रूप से पुलिस की व्यापक व्यवस्था के कारण आज बैरिकेडिंग लगाकर उनको राजभवन से पहले ही रोक लिया गया। लेकिन हरीश रावत मान रहे हैं कि उनका लगातार विरोध जारी रहेगा और अगर मुझे आगे नहीं जाने दिया जाए तो पूर्ण रूप से एक सांकेतिक धरने के रूप में यहीं पर बैठकर पूरा धरना दिया जाएगा त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ। अपने सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। तो हरीश रावत को पुलिस ने रोक लिया राजभवन में। राजभवन के बाहर धरना देने जा रहे थे हरीश रावत। और विनोद हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, पुलिस ने हरीश रावत को बैरिकेडिंग करके रोक लिया, जिस तरह से ये धरना देने जा रहे थे राजभवन के बाहर, तो फिलहाल अब हरीश रावत कहां पर हैं? देखिए कौशल, 1 घंटे का पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सांकेतिक धरना था। हालांकि राजभवन उत्तराखंड में इनका एक कार्यक्रम रखा गया था, प्रस्तावित था, लेकिन पुलिस ने पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर राजभवन से पहले ही उनको रोक दिया गया। हालांकि उन्होंने फिर सांकेतिक रूप से 1 घंटे के लिए धरना वहीं पर दिया, जहां पर पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई हल्की फुल्की। लेकिन इतना है कि 1 घंटा करीब उन्होंने धूप में बैठकर सांकेतिक धरना दिया और राज्य सरकार के खिलाफ, जिस तरह से उनका कल भी महंगाई के खिलाफ धरना था और आज भी उसी क्रम में वो राज्य सरकार त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलकर नारेबाजी करते नजर आए। और यही वजह है कि जिस तरह से महंगाई को लेकर, महंगाई हो, डीजल, अभी कहाँ है हरीश रावत? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है विनोद? जी देखिए, अभी फिलहाल हरीश रावत का धरना समाप्त हो चुका है, क्योंकि 1 घंटे का सांकेतिक धरना था, जिसके बाद में अब वो अपने आवास पहुंच चुके हैं। लेकिन अलख जगाने का काम और सरकार पर हमला बोलने का काम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगातार हरीश रावत मैदान में उतर चुके हैं, क्योंकि 14 दिन से वो लगातार होम क्वारंटीन थे कोरोना के चलते, जिसके बाद वो कल भी धरने पर थे और आज भी उसी क्रम में महंगाई को लेकर डीजल, पेट्रोल और खाद्यान्न सामग्री की जिस तरह से कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, तो पूरी तरह से सरकार पर जमकर हल्ला बोल रहे हैं। लेकिन अब 1 घंटे का सांकेतिक धरना करके वो घर पहुंच गए हैं। लेकिन विनोद, जिस तरह से कल उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई, नियमों का उल्लंघन किया, उसी के बाद केस दर्ज हुआ है, तो अब इसके बाद धरने का क्या औचित्य बनता है? जी
देखिए कल जैसे ही 14 दिनों का होम क्वारंटीन पूरा करके वो पहुंचे थे धरना स्थल पर और महंगाई को लेकर बैलगाड़ी पर उन्होंने सफर किया करीब 4 किलोमीटर के दौरान, लेकिन उसी दौरान कोरोना की जिस तरह से नियमों का उल्लंघन वहां पर देखा गया कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हरीश रावत के माध्यम से, तो पुलिस प्रशासन की ओर से उनके 20 कार्यकर्ताओं पर और हरीश रावत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन आज भी उसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सड़कों पर थे, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे। तो लेकिन इतना है कि आनन फानन में पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई तो की है मुकदमा दर्ज करके, लेकिन राजनीतिक दलों के हिसाब से अगर बात करें तो टिप्पणियां जरूर आ रही है कि सरकार को अलग जगाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए हरीश रावत मैदान में कूद चुके हैं, क्योंकि लगातार काफी दिन ऐसे हो गए हैं कि हरीश रावत अपने घर से ही यानी होम क्वारंटीन की अवधि से ही सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे। लेकिन अब 2 दिन ऐसे हुए हैं कि जब वो सड़कों पर हैं और लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। और यही वजह कि आज उनका 1 घंटे का सांकेतिक धरना था, लेकिन पुलिस की तत्परता से उनको राजभवन से पहले ही रोक लिया गया, जिसके चलते उनका अब 1 घंटे का जो धरना था वो समाप्त हो गया है। जी बहुत शुक्रिया विनोद। तो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि 1 घंटे का सांकेतिक धरना जो हरीश रावत देने जा रहे थे, उनको पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सांकेतिक धरना उसी जगह पर दिया और धरने के बाद अब हरीश रावत अपने घर लौट गए हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है बड़कोट से, जहां आईटीबीपी के जवान कोरोना पॉजिटिव मिला है। बड़कोट से ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, आईटीबीपी का जवान कोरोना पॉजिटिव मिला है। 22 जून को छुट्टी से घर आया था ये जवान और अब इस जवान के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मिल रही है। दिल्ली में भी 14 दिन का क्वारंटीन कर चुका है ये जवान। तो दिल्ली में भी 14 दिन क्वारंटीन रह चुका है जवान और अब बड़कोट में कोरोना पॉजिटिव आया है। आईटीबीपी का ये जवान है। रिपोर्ट आने के बाद अब इस जवान को आइसोलेट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, कोरोनिल पर हो रहे विवाद को लेकर पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण का बयान सामने आया है। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के बाद में जो रिजल्ट आया हमने देश को बताया, तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयाँ बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयाँ दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। तो इसमें इस तरह का कन्फ्यूजन वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो भाई कोई कहता है कि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल फर्जी है, कोई कहता है दवाई फर्जी है, कोई कहता है क्लेम फर्जी है। हम यही तो कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे हैं कि हमने कोरोना की दवाई बनाई, हम कह रहे हैं कि जो दवाई बनाई थी वो क्लिनिकल ट्रायल में कोरोना के रोगी ठीक हो गए। और आगे बढ़ते हैं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। अजय रौतेला को आईजी कुमाऊं का चार्ज दिया गया है। बड़ी खबर, उत्तराखंड में आईपीएस अधिकारियों के तबादले। अभिनव कुमार को आईजी गढ़वाल का चार्ज दिया गया है। उत्तराखंड में आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। वी मुरुगेशन आईजी पुलिस आधुनिकीकरण का चार्ज उनको मिला है। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से, उत्तराखंड में आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। अजय रौतेला को आईजी कुमाऊं का चार्ज दिया गया है। अभिनव कुमार को आईजी गढ़वाल का चार्ज दिया गया है। वी मुरुगेशन पुलिस आधुनिकीकरण का चार्ज उनको मिला है। कल से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इस पर देवस्थानम बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन से बातचीत की हमारे संवाददाता विनोद कुमार ने। चारधाम यात्रा को राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है और किस तरीके की तैयारी चारधाम यात्रा को लेकर है, हम बात करेंगे देवस्थानम बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन जी से। सर, चारधाम यात्रा को सरकार ने हरी झंडी दे दी है, किस तरह की तैयारी है अब आगे? जैसा आप अवगत हैं कि जो 30 मई को अनलॉक 1 के निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए थे, उसमें 8 जून से जो रिलीजियस प्लेसेस और प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, इसको आम पब्लिक के लिए खोलने की अनुमति प्राप्त हो गई थी। उसके पश्चात 9 जून को देवस्थानम बोर्ड ने जो
चारधाम यात्रा तो उस समय मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सीमित संख्या में हमने केवल वहाँ के जो लोकल हमारे हकदारी हैं, पंडित समाज के हैं और जो अन्य श्रद्धालु हैं जो उसी जनपद के थे, उनको हमने अनुमति दी थी कि वो अपने अपने जनपद में स्थित जो धाम मंदिर है वहाँ पर ये प्रवेश कर सकते हैं, वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उनसे अनुमति प्राप्त करके। उसी के क्रम में अब क्योंकि कल भारत सरकार ने अनलॉक 2 भी उसको भी अभी फेज़ आउट कर लिया है और इस संबंध में उत्तराखंड सरकार के भी अभी जो निर्देश हैं वो आ रहे हैं। इसी के क्रम में हमने जो चारधाम बोर्ड है इसने निर्णय लिया है कि जो अभी फ़िलहाल उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत निवासरत जो हमारे श्रद्धालु हैं वो अभी चारधाम मंदिर के दर्शन कर सकेंगे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। तो मोटा मोटी अभी इसमें जो शर्तें हैं उसमें जो भारत सरकार द्वारा और जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर SOPs जारी की गई हैं, खास करके इसमें जो मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन के जो निर्देश 8 जून 2020 के जारी हुए थे, उसी के अनुसार जो राज्यांतर्गत प्रवास करने ट्रैवल करने में जो शर्तें हैं, जो सावधानियां बरतनी है, वही सब इसमें भी लागू होंगी। और स्टेट से अगर बाहर से कोई अगर उत्तराखंड राज्य का निवासित व्यक्ति आता है तो जो उसको मैंडेटरी पीरियड उसमें घर में क्वारंटाइन में रहने की आवश्यकता है, वो सब उसे पूरा करना होगा। इसी प्रकार जो बफर जोन है या जो कंटेनमेंट जोन है, यहाँ से कोई व्यक्ति अगर निवास करता है तो वो यात्रा पे जाने की उसको अनुमति नहीं होगी। तो इन सबको ही एनफोर्स करने के लिए हमने जो हमारे जो देवस्थानम बोर्ड की अभी, क्योंकि नई वेबसाइट हमारी अभी प्रक्रियाधीन है, उसमें डोमेन नेम अभी हमारे पास प्राप्त नहीं हुआ है, उसमें समय लगेगा। तो जो हमारी पुरानी BKTC की जो वेबसाइट थी उसी को अभी हमने देवस्थानम बोर्ड के लिए हम उसको अभी कन्वर्ट कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत अभी कोई भी व्यक्ति है उसको उसमें अप्लाई करना होगा और उसमें अप्लाई करते समय उसको अपना प्रमाण देना पड़ेगा कि वो उत्तराखंड का कहाँ का निवासरत है और उसका ID, और वो अपना जिस तारीख को मंदिर के दर्शन करना चाहता है उस तिथि और उस समय का वो अपना बुक करा सकता है और उसी से उसको एक ऑटो जनरेटेड ई-पास मिल जाएगा। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर हमने बात की देवस्थानम बोर्ड के CEO रविनाथ रमन जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगे की परिस्थिति राज्य में कैसी होगी वो उस पर निर्भर करेगा, लेकिन जिस तरह से अभी कोरोना काल उत्तराखंड में चल रहा है उसको देखते हुए राज्य के भीतर ही चारधाम यात्रा को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद बाजपेयी के साथ विनोद कुमार, ABP गंगा, देहरादून। बड़कोट में चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों की सहूलियत के लिए हर साल कुल्ली एजेंसी के माध्यम से व्यवस्था की जाती है। दरअसल कुल्ली एजेंसी के माध्यम से घोड़ा, खच्चर, डंडी, कंडी की व्यवस्था होती है, लेकिन इस साल कोरोना के चलते कुल्ली एजेंसी शुरू नहीं हो पाई है। लेकिन अब अंतर्राज्यीय चारधाम यात्रा शुरू होने से जिला पंचायत भी पहली बार यमुनोत्री धाम की यात्रा को लेकर सामने आई है। यमुनोत्री धाम में यात्रा व्यवस्थाओं में जिला पंचायत का सबसे अहम रोल है, जिसमें साफ सफाई से लेकर पैदल मार्ग की संपूर्ण जिम्मेदारी रहती है। इस मामले में जिला पंचायत जल्द ही देवस्थानम बोर्ड के साथ बैठक करेगा। जिला पंचायत जैसे कि जो भी यात्री हमारे राज्य के आएंगे उनके लिए घोड़े पड़ाव की जो व्यवस्था है उसे की जाएगी, सुचारू रूप से चलवाया जाएगा। और उस क्रम में हम लोगों की अभी एक शीघ्र एक बैठक भी होने जा रही है यात्रा को लेकर कि हम उसमें अग्रिम कदम किस तरह से लेंगे। और देवस्थान बोर्ड को भी देखना पड़ेगा कि उनका भी क्या निर्णय है, क्योंकि इसमें देवस्थान बोर्ड जो नया बना है तो उनके साथ एक क्रमशः एक बैठक होकर आगे नवीन कार्य जो होंगे उसको तीर्थ पुरोहितों का सम्मान हम लोगों को करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदार राज्य की वो 4 धाम हैं, जिन धामों को संजोने का काम हमेशा इन्हीं तीर्थ पुरोहितों ने किया है। सरकार की तरफ से जो मांग है उसको हमें बढ़ाना चाहिए और सम्मान के साथ उन्हें इस पूरे सिस्टम में रखना चाहिए। एक छोटे